तो देखिए किस तरीके से जीत दर्ज की जा रही है और इसको लेकर जश्न का माहौल भी जगह जगह बना हुआ है। इस बीच हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ गया है, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ संजीव जी जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। योगेश मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत खास हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं संजीव जी के साथ। संजीव जी, बहुत मुबारकबाद आपको रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुए और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन ने कमाल किया है, कमल खिला दिया है और इसको लेकर बधाई के पात्र हैं आप लोग। इसी के साथ क्या बड़ा आश्वासन देना चाहेंगे इस जीत के बाद? देखिए, उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता जो है वो जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश का किस तरीके से विकास कर रही है। उपचुनाव में जिस तरीके से पहले भी उपचुनाव हुए, लोकसभा के उपचुनाव में आप लोगों ने सबने देखा कि आजमगढ़ और रामपुर जैसे जो गढ़ थे वो ढह गए, क्योंकि आजादी के बाद कोई गढ़ नहीं रह गए। ये किस लोगों की गलतफहमियां थी वो दूर हो रही हैं। आज रामपुर की स्वार सीट भी जब हमारे गठबंधन ने जीती है तो मैं वहां की जनता को बधाई दूंगा और जो डेवलपमेंट बेस्ट से बेस्ट हो सकेगा वो भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के लोग मिलकर के वहां पर करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए बड़ा आश्वासन मिला है। योगेश जी, समाजवादी पार्टी के लिए अगर खासतौर से रामपुर की मैं बात करूं तो एक संजीवनी का इंतजार था लेकिन वो मिल नहीं पाई है, हताशा है, लेकिन मन में क्या उम्मीद? आदरणीय उन्नति जी, मैं ये कह रहा हूं कि हम रामपुर की जनता को बधाई दे रहे हैं। जो ऐसा तो है नहीं कि 10,000 वोट पाए थे, हम 0 पाए हैं। हम नेक टू नेक फाइट पे थे, लगातार आगे पीछे का खेल चला था, कभी हम आगे कभी वो पीछे। निर्णय जो है उसको स्वीकार ही करना होगा क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन हम तगड़ी फाइट किए, तगड़ी लड़ाई में थे और उन सभी मतदाताओं के जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा दिखाया। आपके संवाददाता लगातार ये कहते रहे कि आपकी एक रणनीति थी कि हिंदुओं ने आपको वोट नहीं दिया आपके प्रत्याशी, तो ये कहना गलत है। ये कहना गलत होगा कि हिंदुओं ने हमारे प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। हमारे प्रत्याशियों को सभी वर्गों ने स्वीकारा और एक अच्छी खासी मार्जिन से वोट दिया। हारे हैं, हम स्वीकार रहे हैं, लेकिन जो है हम अच्छी लड़ाई में लड़े और उसपे कम से कम जनता का विश्वास तो है कि समाजवादी प्रत्याशी को 10,000 वोट का अगर मार्जिन देके हराया है तो एक अच्छा विश्वास जताया हमारे प्रत्याशी पे। बिल्कुल, यानी कि कांटे की टक्कर दी है और उसको लेकर तसल्ली कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में। ब्रिजेश जी, हमारे एसोसिएट एडिटर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जी, देखिए जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है, समाजवादी पार्टी का कहना है कि कांटे की टक्कर दी है, लेकिन इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी खास बातचीत हुई न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता से। उन्होंने कहा कि इस जीत का श्रेय हम जनता को देंगे, आकाश सक्सेना को देंगे। आकाश सक्सेना ये वही नाम है जिसने किस तरीके से आजम खां की मुश्किलें बढ़ाई थी, ये सभी को याद है। आजम खान के इर्द गिर्द घूमती थी और कहते थे आजम खान की इजाजत के बगैर वहां पत्ता नहीं हिलता। जैसे कि अभी बीजेपी के जो है प्रवक्ता कह रहे थे कि अब गढ़ जैसा कुछ बचा नहीं। अब गढ़, बड़े बड़े गढ़ों को बीजेपी ने अपने जो है कहिए जनता के सहयोग के साथ उसको नेस्तनाबूद कर दिया। रामपुर एक बड़ा तिलिस्म था बीजेपी के लिए, लेकिन पहले जो है उपचुनाव में जो है पहले हराया, उसके बाद फिर जो है लोकसभा का उपचुनाव हराया और अब स्वार की सीट को जीत करके ये बता दिया कि जो आजम खान का जो उस पूरे क्षेत्र में औरा था, इकबाल था, वो कहीं न कहीं नेस्तनाबूद हुआ है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भले ही ये कहें कि केवल 10,000 वोटों से हार मिली है, जनता का समर्थन तो हमारे साथ है, इसमें कोई शक नहीं है कि जनता का समर्थन है सपा के साथ, सपा नंबर 2 की पार्टी है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जो स्वार हो या रामपुर हो, आज दोनों जगह वहां पर बीजेपी का प्रत्याशी जीत चुके हैं या बीजेपी समर्थित प्रत्याशी जीत चुके हैं, यानी बीजेपी के गठबंधन के प्रत्याशी जीत चुके हैं। तो ये बात बिल्कुल तय है कि अब जो इकबाल था, जो औरा था आजम खान का, वो अब टूट चुका है, वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। और ये कमजोरी आप देखिए, आजमगढ़ आपका गढ़ हुआ करता था, वो टूट गया। रामपुर आपका गढ़ हुआ करता था, वो टूट गया। मैनपुरी एकमात्र बचा है जिसको जो है समाजवादी पार्टी बचा पाई है। तो कहीं ना कहीं एक एक करके जिनको आपने अपने सबसे मजबूत किलों में तब्दील किया था, अभेद्य किले जिसको कहा जाता था, अगर वो भेदे जा रहे हैं तो कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई कमी तो कहीं ना कहीं रह रही है। और शायद उसी की वानगी है कि आज जो है समाजवादी पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
बिल्कुल। और देखिए, इसको लेकर अब किस तरीके से आगे का रुख क्या रहता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। संजीव जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए हालांकि जीत है, ये बम्पर जीत है, लेकिन क्या सोच, क्या रणनीति आगे की ये मानी जाए? क्योंकि समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से गढ़ माना जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमेशा से रुख रहा है कि ऐसे शब्दों को, गढ़ जैसे शब्दों को डिक्शनरी से हटाने का काम किया जाता रहा है। आगे की क्या कोशिश है, क्या बड़े प्लान्स है? देखिए, इनके जो गढ़ थे वो बहुत पिछड़े हुए थे। जनता त्रस्त थी, लेकिन कोई अल्टरनेट उनको भी नहीं मिल रहा था। आज जब अल्टरनेट दिखाई दिया उनको, तो जनता ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और बड़े पैमाने पर हम जीत करके आए। ये उपचुनाव के साथ साथ जिस तरीके से नगर निगम और नगर पालिका और नगर पंचायत के भी रिजल्ट आ रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। अब सवाल इस बात का है कि हम चुनाव भी हार जाते हैं, उपचुनाव हार जाते हैं, आत्म चिंतन नहीं करते, जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं करते, मुद्दे कुछ रह नहीं गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे विधायकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे संगठन ने जिस तरीके के काम किए हैं, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दे नहीं रह गए। इसलिए अपनी हार में भी अगर ये संतुष्टि इनको है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव होगा, तो आत्मचिंतन करके आएंगे, जनता से कुछ कनेक्टिविटी करेंगे, तो शायद कुछ भला होगा। वरना जो 2024 का चुनाव है, अभी तक लगातार मैं समाजवादी पार्टी के खास तौर से प्रत्याशियों से सुन रहा था कि ये 24 का जो है वो ट्रायल है। आज की तारीख में ट्रायल में भी ये फेल हो चुके हैं। लगातार इन भारतीय जनता पार्टी से अगर आपको मुकाबला करना है, तो आपको गलतफहमियां दूर करनी पड़ेंगी। 2017 में आपका काम बोलता था, आपने कहा कि हम ही सरकार बनाएंगे, और गठबंधन कर रहे थे कांग्रेस पार्टी से, जो कह रही थी 27 साल कांग्रेस बेहाल। अब आप उससे गठबंधन करें, बाद में आपने जो परिणाम आया, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय दलों से गठबंधन करना हमें भारी पड़ा। आप 2019 सपा बसपा की सरकार 80 में 80 सीटें, इन गलतफहमियों को दूर करिए, जनता से कनेक्टिविटी रखिए। अभी 10 मार्च 2022 बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपनी गलतफहमियों को दूर कर लेगी, तो कुछ बेहतर सुझाव वो देने का प्रयास कर रहे हैं। इस सुझाव को किस तरीके से देखती है समाजवादी पार्टी? अभी आप बोल रहे थे 17 में काम बोलता था कि नारे पे हम गए थे। मैं आपसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक तो कोई है ही नहीं ना। जिस जगह मैं बैठ के आज डिफेंड कर रहा हूँ, उसी जगह सन 17 में आप बतौर प्रवक्ता समाजवादी पार्टी आप डिफेंड किया करते थे। तो आप मौसम वैज्ञानिक के तौर पे चले गए उधर उछल मार के। सरकार जिसकी रहती है आप उधर चले जाते हैं। तो हम तो मुद्दे पे आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे पास मुद्दे नहीं बचे। हमारे पास मुद्दे बहुत ढेर सारे हैं साहब, और जिसको लेके हम जनता हार जीत से किंचित हम भयभीत नहीं है। हम उसी मुद्दे के साथ लगातार रहेंगे। आपके विधायकों ने, आपके मंत्रियों ने, आपके मुख्यमंत्री जी ने जो भ्रष्टाचार का चरम सीमा पे खेल खेला है, जो भी मुद्दे बनाए गए उस मुद्दों पे ही हम टिके थे और उसी पे चल रहे हैं। उसी का नतीजा है, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, आप देखिए रिजल्ट। जनता ने हमें नकारा बिल्कुल नहीं है। आप अभी भी नेक्स्ट फाइट पे हम चल ही रहे हैं। आप उन्नति जी बात को स्वीकार करिए। अगर जनता ने बीजेपी से मन तोड़ा है, तो अदर बीएसपी और अदर्स को भी वोट बैंक में तब्दील किया है, उनको भी जीतने का मौका दिया। कहीं कहीं नाराजगी आपके प्रति, जो कल बैठ के आपके एक प्रवक्ता क्लीन स्वीप की बात कर रहे थे, तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो क्लीन स्वीप अहंकार जो बोल रहा था उनका, तो हमें भी मौका दिया है जनता ने, उस पे हम आएंगे और मुद्दों पे ही घेरते रहेंगे साहब आपको। ब्रिजेश जी, देखिए जिस तरीके से योगेश जी ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लीन स्वीप का जो माइंडसेट भारतीय जनता पार्टी का था, वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी ने कांटे की टक्कर दी है, इस बात का जिक्र किया जा रहा है। निकाय की भी अगर मैं बात करूं तो देखिए, कहते हैं दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो देखिए, मन तो सबको बहलाना ही बहलाना है अपने तरीके से, लेकिन एक यथार्थ सच्चाई है कि कहीं ना कहीं आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अगर योगी आदित्यनाथ एक दिन में 5-5, 6-6 जनसभाएं कर रहे हैं, अखिलेश यादव कितनी जनसभाओं में बाहर निकले हैं? सपा के प्रवक्ता बता दें। अखिलेश यादव सिलेक्टिव कहीं ना कहीं जो बड़ी नगर निगम थे, केवल सिलेक्टिव जगह पर निकले जो है। तो ओवरऑल उपचुनावों से अखिलेश यादव बाहर रहते हैं। नगर निगम के चुनावों में जो है सिलेक्टिव जगह पर अखिलेश यादव जाते हैं, फील्ड पर बहुत कैंपेन नहीं करते हैं। ये सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं लोगों के साथ कनेक्टिविटी को कम कर रही हैं। अगर बीजेपी सत्ता में होने के बाद
पूरी की पूरी सरकार, पूरा का पूरा संगठन अगर सड़कों पर उतरकर, जमीन पर उतरकर जो है एक एक सीट के लिए रणनीति बनाता है, तो ये कमी तो है। आप सोचिए, समाजवादी पार्टी के जो पुराने तमाम सहयोगी थे, ओम प्रकाश राजभर से लेकर के वो तमाम संजय चौहान तक, वो तमाम जो भी सहयोगी थे, सबने क्या कह के अखिलेश का साथ छोड़ा था? यही कहा था ना कि अखिलेश यादव एयर कंडीशनर में बैठकर के पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो बाहर फील्ड पर नहीं उतरना चाहते। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो फील्ड पर बिल्कुल नहीं उतरे, लेकिन अगर कंपैरेटिवली आप उस कैंपेन को देखिए कि मुख्यमंत्री कर्नाटका भी जाते हैं और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह पर 5-5, 6-6 जनसभाएं भी करते हैं, तो ये अप्रोच की बात है। इस कैजुअल अप्रोच का खामियाजा कई जगह पर समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा है, और इसके साथ ही कई जो नेताओं के बड़बोले बयान सामने आए, शायद जनता के उस इमोशंस को नहीं समझ पाई समाजवादी पार्टी, और यही वजह है ये जीत और बड़ी हो सकती थी। ये फासला जीत और हार का और कम हो सकता था, यानी बीजेपी को और कड़ी टक्कर दे सकती थी समाजवादी पार्टी अगर और ज्यादा एग्रेसिव मोड में जमीन में उतर करके अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कैंपेन किया होता। आप सोचिए, शिवपाल यादव जैसे बड़े नेता, उनको आपने कहां सेंट्रलाइज किया? वो इटावा से बाहर नहीं निकले पूरे उसमें। इटावा जिता के लाए 3 सीटें, लेकिन क्या शिवपाल जैसे बड़े नेता का कद ये है कि आप उन्हें केवल इटावा में सेंट्रलाइज कर दीजिए या 2-4 और जगह छोड़ करके? तो सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटजी में कुछ ना कुछ खामी जरूर है, और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।